मैं आज आपको हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के संदर्भ में इकाई फर्स्ट के में जो टॉपिक हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं आपको हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र को स्पष्ट कराऊंगा। तो इसमें सिलेबस तो जो है वो है प्रेमचंद जी के का गोदान उपन्यास और अन्य भी हैं इसमें, तो मैं आपको इस पर प्रकाश डालता जाऊंगा। ध्यान से इसको सुनेंगे, क्योंकि आज से हम आरंभ कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट पढ़ाना, और मुझे ये यूनिट फर्स्ट बीए प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थियों को कंप्लीट कराना है। इसलिए आप आज से ही और ध्यान दें, जिससे आपको इसका लाभ मिलेगा। तो जो पहली इकाई है उसमें प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास पर व्याख्याएं की जाती हैं, व्याख्याएं की जाएंगी। तो जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं इसमें हैं जिनको आपको हल करना पड़ेंगे, तो कुछ मैं महत्वपूर्ण व्याख्याएं आपको स्पष्ट कराऊंगा, जिनमें से व्याख्या नंबर प्रथम है। आप अपनी बुक में मिलाइए, वो मिला लेना इसको। उसमें क्या दिया गया है? स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श है। नारी उस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और आध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूँ उसका सारा आध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ, ये इसकी कहना चाहिए व्याख्या है। अब इसमें आप देखेंगे आपको लिखना क्या है इसके संदर्भ में ज्ञात होगा, आपको होना चाहिए। सबसे पहले इसके लिखना पड़ेगा संदर्भ। संदर्भ से मतलब ये होता है कि ये लिया कहाँ से गया है, ये उद्धरण जो दिया गया है आपको वो कहाँ से लिया गया है। तो आप लिखेंगे, क्योंकि सारी व्याख्याओं में जो संदर्भ है वो नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ये दो बिंदु बदलेंगे, बार बार बदलेंगे व्याख्या के अनुरूप में। तो आपको ये बात तो संदर्भ बदलेगा नहीं। तो उसमें क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत अवतरण उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गोदान से अवतरित की गई हैं। ठीक, इतना इसमें हो जाता है। दूसरी बात आती है प्रसंग। तो प्रसंग में आपको बताना पड़ेगा कि एक पंक्ति कहाँ से, किस संदर्भ में चर्चा की जा रही है, किसके संदर्भ में बात की जा रही है। तो इसको आपको बताना है कि गोदान के 15वें परिच्छेद में मालती के उद्योग से खोली गई महिला संस्थान के तत्वाधान में मिस्टर मेहता का भाषण हुआ। राय साहब, संपादक आदि भी उपस्थित हैं। नारियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करते हुए मेहता जी कहते हैं। तो ये आएगा आपका प्रसंग। अब इसके संदर्भ में उन पंक्तियों पर चर्चा है, ये इसका अर्थ इसमें हो जाएगा। अब व्याख्या करना पड़ेगी आपको। तो व्याख्या में क्या आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने नारियों को पुरुषों से अच्छा बताते हुए कहा है कि नारी में पुरुषों की तुलना में अधिक श्रेष्ठता है, जैसे अंधेरे की तुलना प्रकाश से होती है। कारण स्पष्ट करते हुए कि नारी में जो गुण विद्यमान होते हैं वो पुरुष में नहीं पाए जाते हैं। नारी तो क्षमा, त्याग, अहिंसा आदि को सहज ही अपनाए रहती है, जबकि पुरुष सदियों से
से चेष्टा कर रहा है, परंतु ये गुण उसमें अभी तक नहीं आ पाए हैं। नारियों में अकेली त्याग की भावना ही उनमें पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, कि जिससे नारियों को पुरुषों की तुलना में श्रेष्ठ कहलाने में कोई संकोच नहीं हो सकता है। ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। अब आपको मूल रूप से जो पहले, दूसरे और तीसरी बात जो आती है वो होती है इसकी विशेषता। विशेष तो विशेष में क्या आता है? विशेष में खास बात आपको कहना है इन पंक्तियों में किस काहे पर जोर दिया गया, किस बारे में कहा जाता है। तो नंबर 1 पॉइंट आप डाल के उसमें लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में नारियों के गुणों की चर्चा की गई है। पहला पॉइंट दे दीजिए। दूसरा पॉइंट दे दीजिए, मेहता जो हैं वो भाषण के सूर हैं, यानी भाषण देने में बड़े होशियार है। इस चारित्रिक विशेषता को प्रस्तुत भाषण में उभारा गया है। नारियों की चारित्रिक विशेषता के संदर्भ में उभारा गया है। तो ये आपकी एक व्याख्या हो जाती है। अब हम आपको कुछ व्याख्याएं बताते हैं जिनको आप नोट करें, क्योंकि इन व्याख्याओं को आपको हल करना है। तो उसमें एक व्याख्या क्या हो जाती है, नंबर दूसरा डालेंगे। पहली व्याख्या तो आपने लिख ली, दूसरी व्याख्या आप करेंगे कैसे, उसको जरा हिंट आप लिख दीजिए। बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो, डैश 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 लगा के देखेंगे तो बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। ये 3-4 पंक्तियां आपको इसमें मिल जाएंगी। उसमें बस आपको वही संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष आदि पर इस पर व्याख्या करना पड़ेगी। दूसरी व्याख्या क्या होती है, क्या होगी, वो जरा निशान लगाइए। वृद्धों के लिए अतीत के सुखों डैश डैश लगा कर देखेंगे आप, बोझ रखकर पानी के लिए बैठ गए, बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। इसको मिलाइए आप, ये आपको मिलेगी। चौथी व्याख्या एक महत्वपूर्ण हो जाती है, मैं प्रकृति का पुजारी हूँ, डैश डैश वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं है, कोलू है। ये मिलेगा आपको। 5वीं व्याख्या देखिए आप, उसमें मिलेगी, विपन्नता के इस अथाह सागर में वह क्या 2 आँखों वाले आदमी को हो सकता है। मिलाइए गौर से, ये आपकी 5वीं व्याख्या हो जाएगी। 6ठी व्याख्या मिलेगी आपको, धनिया का मात्र स्नेह डैश डैश अपने में समेट लेता था। ये होगी आपकी 6ठी व्याख्या। 7वीं व्याख्या होगी, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, डैश डैश आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। और लास्ट व्याख्या आपको रहेगी, अब वह प्रेम ही नहीं श्रद्धा की वस्तु थी, जिसके अहमान्यता का ध्वंस हो जाता है। ये 8 व्याख्याएं आपको तैयार करना है और पूरा जो उपन्यास है वो प्रेमचंद जी का आपको पढ़ना है। खास व्याख्याएं इनमें से देख लेनी है। तो ये होता है आपका गोदान। गोदान में आपको पहला जो टॉपिक रहेगा, पहली जो इकाई रहेगी, उसमें रहेगी व्याख्याएं। तो व्याख्याओं में आपको हमने पहला समझा दिया और कुछ व्याख्याएं आपको हमने संकेत दिए हैं, लिखवाए हैं कि भाई इनको आप ढूंढकर उसको लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो इसी में टॉपिक आता है वो है महाभोज। ये भी उपन्यास है। 2 उपन्यास आपको प्रथम इकाई में रखे गए हैं। पहला आपको हो जाता है गोदान, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास। दूसरा उपन्यास आपको पढ़ना पड़ेगा, वो रहेगा महाभोज। महाभोज में भी आपको व्याख्याएं देखना है पहले, क्योंकि फर्स्ट इकाई आपकी व्याख्याओं का ही है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। वो व्याख्या क्या है फर्स्ट, देखिए जरा, बुलाइए आप। गेहूं के साथ घुन पिसने का मुहावरा पुराना हुआ,
पुरानी स्थितियों पर ही लागू भी होता रहा होगा। आज तो स्थिति यह है कि गेहूं सुरक्षित और घुन चकनाचूर हो। ऊपर से नीचे तक सब लोग अपनी अपनी जगह सुरक्षित। क्यों? क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं वो राजनीतिक स्तर की हैं। आप देखिए, पढ़ेंगे आपको स्पष्ट होगा। बस आप वही आ जाएंगे जैसे पूर्व में आपने संदर्भ लिखा, तो संदर्भ जो एक हम आपको बता रहे हैं वो संदर्भ पूरी अन्य व्याख्याओं में ही समाहित होगा। तो संदर्भ में आपको देना क्या है? ये पंक्तियाँ उपन्यासकार श्रीमती मन्नू भंडारी के महाभोज नामक उपन्यास से उद्धृत की गई हैं। अब इसके संदर्भ में एक प्रसंग आता है। क्या प्रसंग होगा भाई? किस संदर्भ में ये चर्चा की गई है? पंक्तियाँ किस उद्देश्य से कही गई हैं? उसका प्रसंग क्या होगा? तो इसका प्रसंग ये होगा कि यह उपन्यास गुंडागर्दी को संरक्षण और पीड़ितों को कुचलकर उनके कल्याण का जो शोर मचाने वाली भ्रष्ट एवं विकृत राजनीति को लेकर लिखा गया है? चुनाव आदि के समय इन राजनीति का सबसे घिनौना रूप सामने आता है। इन पंक्तियों में सत्तारूढ़ राजनेताओं, उनके संरक्षण में पड़ने वाले गुंडों के अत्याचार और पुलिस की मिलीभगत की ओर संकेत है। साथ ही गांव के जो हरिजन टोला में आग लगाई गई, 5 आदमियों सहित अनेक झोपड़ियां जलाकर राख हो गईं और विधानसभा तथा अखबारों में बहुत शोर शराबा होने पर 2 कांस्टेबल को सस्पेंड करके सारा मामला रफा दफा कर दिया गया। इसी के संदर्भ में लेखिका ने कहा है और इसी के संदर्भ में कथन है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रसंग। अब आ जाती है आपकी, इसकी व्याख्या करेंगे आप। संदर्भ पंक्तियों के संदर्भ की चर्चा हो जाती है, साथ ही इसमें व्याख्या भी जब आप करेंगे तो क्या लिख पाएंगे कि गेहूं के साथ घुन पिसने को की कहावत का अर्थ है अपराधों या किसी घटना के प्रति वास्तव में जिम्मेदार लोगों को दंडित किए जाने या समर्थ लोगों पर कोई संकट आने पर उनके साथ रहने वाले निरपराध और कमज़ोर लोगों को भी अकारण दंडित होना पड़ता है ना, या मुसीबत झेलना पड़ती है। लेकिन आजकल यह मुहावरा सही अर्थों में लागू नहीं होता। आज की समाज और न्याय व्यवस्था तो ऐसी है कि बड़े और समर्थ लोगों पर कोई आँच नहीं आती है, जबकि निर्दोष और कमज़ोर लोगों को दंड भुगतना पड़ता है या भुगतना पड़ जाता है, जैसा कि इस प्रकरण में हुआ। पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों से कुछ ना पूछकर बेचारे कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया गया। बस केस रफा दफा हो। ठीक है, अब आ जाएंगे आप विशेष पर। तो विशेषता क्या रही इस पूरे उद्धरण चिन्ह की या पूरी व्याख्या की या पूरी पंक्तियों की? तो इसमें रहा कि साहब गेहूं सुरक्षित और घुन चकनाचूर है। व्यवस्था पर किया गया व्यंग स्पष्ट होता है, इसमें व्यंग किया गया है। अब इसके बाद दूसरी व्याख्या आएगी, वो मैं आपको पूर्व के अनुसार ही मैं आपको एक संकेत दूंगा, स्पष्ट आप कर लेंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये आवश्यक व्याख्या हैं जो हम आपको इंगित करवाते जाते हैं। दूसरी व्याख्या आएगी, देखिए जरा अपनी बुक में मिलाइए, वो होगी सच पूछा जाए तो डैश डैश फिर भी है बहुत महत्वपूर्ण। डैश डैश से मतलब ये है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक की पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग व्याख्या से स्पष्ट करेंगे, इसका ये अर्थ हो जाता है। डैश डैश से मतलब आप ये समझ जाएं कि ये पंक्तियाँ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी क्लियर करना है, पूरी समझाना है, पूरा अर्थ आपको समझाना पड़ेगा, मगर व्याख्या में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा।
तो इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पंक्तियों का हम अर्थ आपको सामने स्पष्ट करने वाले हैं। तीसरा इसमें एक व्याख्या आ जाती है, मेरा तो उसूल है डैश डैश अपनों को ही छलता है। यह हो जाएगी तीसरी व्याख्या। चौथी व्याख्या आ जाएगी, इन गरीब लोगों का क्या है डैश डैश जन्म सफल हो गया। एक ही व्याख्या चिन्हित करिए। पांचवी व्याख्या हो जाती है, ऐसा आतंक आपने कहीं देखा नहीं डैश डैश फांसी पर ही लटक जाऊं। ये रहेगा अंतिम। छठी व्याख्या आ जाती है, इस घटना से लोगों के डैश डैश सफल उनके हिस्से ही पड़े, फसल उनके हिस्से ही पड़ी। और अंतिम व्याख्या आ जाती है 7 नंबर आती है, और जिंदा हैं डैश डैश नसें फटने लगती हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों उपन्यासों की व्याख्याएं आज हमने आपको समझाई हैं। साथ ही इसमें इसी टॉपिक में कुछ और आपको जोड़ा गया है, वो आप देखिए।